नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलती है। दोस्तों, जैसे कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया कि केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि आप वेबसाइट के थ्रू कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं सक्सेसफुली। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही, आपको कहीं पर भी लॉकडाउन चल रहा है, कोविड का मामला चल रहा है, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन से ही अपने बच्चे का कक्षा 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपने स्मार्टफोन से ही भर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपने मोबाइल से भरना है। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो गलती होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, क्योंकि ये लाइव एप्लीकेशन फॉर्म है। दोस्तों, आज से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, तो मैं यही फॉर्म आपको एक डेमो के तौर पर भर के दिखाऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय का जो ऑफिशियल ऐप है वो डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो वेबसाइट की लिंक दी हुई है वहाँ पर जाकर इसके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो चलिए मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है अपने बच्चे के लिए। सबसे पहले आपको ऑफिशियल ऐप खोलना होगा। दोस्तों, फर्स्ट टाइम खुलने में ये थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ये डेटा लोड करता है। इसकी वजह से थोड़ा खुलने में टाइम लग सकता है, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, पेशेंस रखें, धैर्य बनाए रखें। ये ऐप खुल जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। बहुत ही आसानी से आप एप्लीकेशन फॉर्म अपने घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन से भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल ऐप है वो खुल गया है, लोड भी हो गया डेटा। यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस पोर्टल इज़ एक्सक्लूसिव फॉर अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू स्टैंडर्ड 1 इन केंद्रीय विद्यालय ऑल ओवर इंडिया फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। तो दोस्तों, ये जो ऐप बनाया गया है ये सेशन 2021-22 के लिए बनाया गया है, भारत के सभी केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए। तो दोस्तों, आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो भारत के, तो आपको यहीं से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको 3 केंद्रीय विद्यालय चुनने होते हैं। आप कम से कम 1 चुन सकते हैं और अधिक से अधिक 3। दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लिखी हुई है कि जो लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो 19 अप्रैल 2021 है। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को पूरा देखें, ताकि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। तो अपने अगले स्टेप में हमें रजिस्टर पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या आपने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हो तो आप आई एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप आई एग्री करके आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ये सारे आप पढ़ लीजिए ध्यान से, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, ये वाली जो प्रोसीड वाली बटन है वो इनेबल हो जाएगी, तो प्रोसीड कर दीजिए। दोस्तों, आपके सामने एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आया है। यहाँ से आपको अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहला जो स्टेज होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वो रजिस्ट्रेशन फेज़ होता है। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों, यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी है वो इंग्लिश में ही फिल करनी है, हिंदी वगैरह में फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर जो स्टार मार्क वाली फील्ड है, जैसे कि फर्स्ट नेम ऑफ द चाइल्ड, इसमें देखिए आप स्टार लगा हुआ है छोटा सा रेड कलर का, तो ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये फाइनल सबमिट करने के बाद एडिट नहीं हो सकती हैं, तो इनको आप बहुत ध्यान से भरिएगा। चलिए मैं आपको एक एक चीज़ फिल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड। फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड में आपको चाइल्ड का नाम, उसके बाद अगर आपके चाइल्ड का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भर दीजिए, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर
पूछ रहा है कि क्या आपका बच्चा जो है वो डिफरेंटली एबल्ड है क्या। अगर डिफरेंटली एबल्ड है तो आपको यस पर टिक करना है, अगर डिफरेंटली एबल नहीं है तो आपको नो पर टिक करना है। दोस्तों मैं यहाँ पर पहले यस करके टिक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर यस टिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर यस टिक हो गया। तो दोस्तों अगर आप डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पर प्रोड्यूस करने होंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखें। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है डिफरेंटली एबल्ड का आपके बच्चे का वो होना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होती है बच्चे की। तो जो डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ वैलिड होगी तभी फॉर्म आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ एरर देगा। मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2014, 2015 और 2016 मतलब इन ईयर में जिन बच्चों की बर्थ हुई है सिर्फ वही एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए 2021-22 सेशन के लिए। मतलब 2014 से पहले के बच्चे एलिजिबल नहीं हैं और 2016 के बाद के बच्चे जो हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है। मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ में मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में ये पूछता है कि क्या जिस बच्चे का फॉर्म आप भर रहे हैं उसके माता पिता या दादा दादी केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी हैं, या तो केंद्रीय विद्यालय में काम कर रहे हैं या तो रिटायर हो गए हैं। तो जब आप ऑप्शन खोलेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर चूज़ पर क्लिक करिए। जब आप चूज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस खुलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि जिस भी बच्चे का फॉर्म आप भर रहे हैं उसके माता पिता या दादा दादी केंद्रीय विद्यालय में वर्किंग या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉय नहीं हैं। और उसके बाद के ऑप्शंस हैं कि बच्चे के माता पिता हैं वर्किंग हैं, या फिर बच्चे के जो माता पिता हैं वो रिटायर्ड हैं, या बच्चे के जो दादा दादी हैं वो वर्किंग हैं, या बच्चे के जो दादा दादी हैं वो रिटायर्ड हैं। तो आपके हिसाब से अगर एप्लीकेबल हो, बच्चे के जो माता पिता या दादा दादी एम्प्लॉय हैं तो आप इस पर टिक करिएगा। अदरवाइज़ अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे ही नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करते हैं उसके बाद हमें ईमेल आईडी डालनी होती है। ईमेल आईडी हम डाल देते हैं। ईमेल आईडी के बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर भरना होता है, और फ़ोन नंबर भरने के बाद दोस्तों जो फ़ोन नंबर आप भरेंगे और ईमेल आईडी जो आप भरेंगे वो एक्टिव होनी चाहिए और आपका ही होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। क्योंकि जो भी फ्यूचर कम्युनिकेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से होगा वो इसी फ़ोन नंबर और इसी ईमेल आईडी के थ्रू होगा। और फॉर्म भरते टाइम भी अभी आगे के जो प्रोसेस आप करेंगे, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसमें भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसके लिए ये आप अपना ही भरें, किसी और का ना भरें। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको मोबाइल नंबर भर के दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आप एक कैप्चा कोड देख रहे हैं। इस कैप्चा कोड को ये जैसे लिखा हुआ है सेम वैसे ही इस बॉक्स में आपको लिख देना है। कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल, कोई नंबर लिखा है तो वो नंबर। दोस्तों सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने अपना फ़ोन नंबर हाइड कर रखा है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये कैसा मार्क आ रहा है। उसके बाद जब आप अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे, कैप्चा कोड डाल देंगे, तो आगे का जो स्टेप होगा आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं आपके पास आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है। हमारे मोबाइल नंबर पर आ गया है। उस OTP को आपको यहाँ पर इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद आपको जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया है, ये इस कैप्चा कोड को सेम ऐसे ही इस बॉक्स में क्लिक भर देना है और अगले स्टेप में आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इन केस अगर आपको OTP रिसीव नहीं होता है तो आप इस वाले बटन पर क्लिक करके
फिर से OTP अपने फ़ोन नंबर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं OTP भर के आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों हमने OTP भर दिया है। अब कैप्चा कोड को जैसे स्मॉल में, जो कैपिटल में, जो नंबर में है नंबर में, हम यहाँ पर फिल कर देंगे और अपने अगले स्टेप में हम इसको वेरीफाई कर देंगे यहाँ पर क्लिक करके। तो जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर एक मैसेज लिख कर आता है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड साइंड अप इन दिस पोर्टल टू अप्लाई एडमिशन टू स्टैंडर्ड 1 इन केंद्रीय विद्यालय फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ डिटेल्स आ गई हैं, जैसे कि नेम ऑफ द चाइल्ड, लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड और यहाँ पर फ़ोन नंबर जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था। तो दोस्तों अब आगे का प्रोसेस आपको फिर से लॉगिन करके करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लॉगिन कोड ये आपके पास जनरेट होके आ गया है। तो आगे का जो सारा प्रोसेस होगा वो इसी लॉगिन कोड के माध्यम से आप लॉगिन करके करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर, गो टू लॉगिन और पूरे फॉर्म। दोस्तों अपने अगले स्टेप में हम पहुंच चुके हैं जहां पर हमें लॉगिन करके अपने फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करना है। आगे फॉर्म में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं और केंद्रीय विद्यालय कैसे सिलेक्ट करने हैं, ये सारा कुछ आपको लॉगिन करके फिर फॉर्म में भरना है। तो चलिए लॉगिन करने के लिए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो लॉगिन कोड है वो ऑलरेडी फील्ड मिलता है। ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जनरेट हुआ था, वही लॉगिन कोड है। उसके अगले वाले बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर भरना है। उसके अगले वाले बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे का जन्म तिथि भरना है। दोस्तों यहाँ जो मोबाइल नंबर आपको भरना है, ये जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने इस्तेमाल किया था वही मोबाइल नंबर आपको भरना है। आगे आपको कैप्चा कोड दिखेगा। इस कैप्चा कोड को सेम ऐसे ही जो कैपिटल में है कैपिटल में, जो स्मॉल में है जो स्मॉल में, जो नंबर है नंबर में, इस बॉक्स में कॉपी कर दीजिए। उसके बाद आपको अगले स्टेप में लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करके आप अगले स्टेप में जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं हम फर्स्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड भरनी होती है। तो दोस्तों जो बच्चे का फर्स्ट नेम है ये ऑलरेडी फिल्ड हुआ होता है, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर इसको फिल किया था। मिडिल नाम हमने छोड़ दिया था, तो ये मिडिल नेम ब्लैंक है। हमने लास्ट नेम और सर नेम फिल किया था, वो ऑलरेडी फिल्ड है। डेट ऑफ बर्थ हमने फिल किया था, वो ऑलरेडी फिल्ड है। उसके बाद जो चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ KVS एम्प्लॉय फिल करना था वो हमने नॉट एप्लीकेबल किया था, तो ये पहले से ही सेट है। तो दोस्तों इसको आप एडिट नहीं कर सकते, ये पहले से ही फिल हुआ होता है। उसके बाद दोस्तों हमने ये भी सिलेक्ट किया था कि इज़ द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड, तो मैंने यहाँ पर नो किया था, इसके लिए ये भी पहले से ही सिलेक्ट है। अब आगे आपको भरना है यहाँ से, जहाँ पर आपको जेंडर चूज़ करना है। यहाँ पर जेंडर चूज़ करना है। तो जैसे कि मेरे बच्ची का नाम है रिया गौतम, तो मैं यहाँ पर जेंडर में फ़ीमेल चूज़ता हूँ। तो दोस्तों मैंने फ़ीमेल चूज़ कर लिया। आप अगर अपने बेटे के लिए फॉर्म भर रहे हैं या अपने भाई के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर मेल चूज़ करिएगा। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर फीमेल चूज़ करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन खुल के आ जाता है। इसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, तो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। जैसे ही आप यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड का ऑप्शन खुलकर आ जाता है। हमारे बहुत सारे वैल्यूएबल यूजर्स और सब्सक्राइबर्स बार बार ये पूछते हैं कि क्या सिंगल गर्ल चाइल्ड का अलग से फॉर्म भरा जाता है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे ही आप जेंडर में फ़ीमेल सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड का ऑप्शन खुलेगा, और अगर आप मेल सेलेक्ट किए रहेंगे तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ से देखिए वो ऑप्शन हट गया है। जैसे ही हम यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड का ऑप्शन खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड का ऑप्शन खुलकर आ गया। अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर यस पे टिक करिएगा।
अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पर नो पे टिक करिएगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब होता है माँ बाप की अकेली संतान हो, वो लड़की हो, उसके और कोई भाई बहन ना हो। तो दोस्तों जैसे ही आप सिंगल गर्ल चाइल्ड सेलेक्ट करेंगे एक और ऑप्शन खुलेगा, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उसके बाद आपको कास्ट कैटेगरी चूज़ करनी है। तो कास्ट कैटेगरी में आपकी जो भी कास्ट है, आप जिस भी कास्ट कैटेगरी के हों आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। तो मेरी जो कास्ट कैटेगरी है वो SC है, तो मैं SC चूज़ करता हूँ। मैंने SC चूज़ कर लिया। उसके बाद दोस्तों आगे अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड पर यस टिक करते हैं तो देखते हैं क्या ऑप्शंस खुलते हैं। जैसे हम यस टिक करते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन और खुल के आ गया कि क्या ट्विन या ट्रिपलेट बहनें हैं। मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड में अगर ट्विन या फिर ट्रिपलेट, सिंगल गर्ल चाइल्ड में 2 जुड़वा बहनें या फिर 3 जुड़वा बहनें हैं तो उनके लिए भी स्पेशल प्रोविज़न होता है एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन खुल के आ रहा है। अगर ये एप्लीकेबल हो, अगर 2 जुड़वा बहनें हैं और उनका और कोई भाई बहन नहीं है तो आप यस कर दीजिए। और अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है आपके साथ तो यहाँ पर आप नो करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। दोस्तों ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल्स का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ये बहुत रेयर होता है, लेकिन फिर भी हम इसकी वीडियो आपको कुछ देर बाद भरकर दिखाएंगे कि ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल्स का फॉर्म कैसे भरा जाता है और कैसे उनके अलग अलग फॉर्म को एक फॉर्म में मर्ज करते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल्स हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसका भी फॉर्म का डेमो हम भर के आपको दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चूज़ करना रहता है कि आपकी फैमिली इनकम कौन से ग्रुप में लाई करती है। परिवार की जो वार्षिक आय है वो कौन से ग्रुप में लाई करती है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। पहला होता है कि डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप से आप बिलोंग करते ही नहीं हैं। दूसरा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, या फिर तीसरा है आप बिलो पॉवर्टी लाइन, इससे बिलोंग करते हैं। तो अगर आप पहला ऑप्शन टिक करते हैं तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि आप लो इनकम ग्रुप के हैं ही नहीं। अगर आप दूसरा या फिर तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इससे रिलेटेड ओरिजिनल सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन BPL टिक करते हैं तो इससे रिलेटेड ओरिजिनल BPL सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम भी आपको इनकी डिटेल भरनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कैसे भरनी होती है। अगर आप देखिए, सबसे पहले अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर टिक करते हैं तो कोई बात नहीं, कोई ऑप्शंस नहीं खुला। लेकिन जब आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर टिक करते हैं तो आप देख लीजिए नए ऑप्शंस खुल के आ गए हैं कि आपका जो EWS BPL सर्टिफिकेट नंबर है वो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो EWS BPL सर्टिफिकेट नंबर है वो क्या है, वो आपको यहाँ पर भरना होगा। ये मैंडेटरी भी है, इसमें स्टार लगा हुआ है। इस बात को आप ध्यान में रखें कि ये भरना ही है आपको। वो कौन से डेट में इशू हुआ है, वो कब बना है, वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती है। और EWS या BPL सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, उसको किसने बनाया है, मतलब वो उसको किसने ऑथेंटिक किया है, उस अधिकारी का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। सेम यही चीज़ जब आप बिलो पॉवर्टी लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो आपको सेम यही चीज़ें वहाँ पर भी आपको भरनी होती हैं, सारे ऑप्शंस। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चूज़ कर रहा हूँ आई डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ देखिए सारे ऑप्शंस गायब हो गए। यहाँ पर एक ऑप्शन और है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या यह ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप भरना ज़रूरी नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है, लेकिन एडमिशन के टाइम पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर अभी नहीं बनवाए हैं तो जो 2-4-10 दिनों में ब्लड ग्रुप आप बनवा लें। और यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। मेरे बच्चे का है तो मैंने बी पॉजिटिव यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि सारा कुछ सही भरा है कि नहीं, ऊपर नीचे करके। अगर आपको समझ में आता है कि हाँ सारा कुछ सही भरा है तो आप इसको सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए आप यहाँ सेव पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर सेव हो रहा है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैसेज भी लिख कर आ गया, सक्सेसफुल, यू हैव बीन सेव सक्सेसफुल लोकली एज वेल एज ऑन द ऑनलाइन एडमिशन सर्वर। आपका जो डेटा है वो ऑनलाइन एडमिशन सर्वर पर सेव हो गया है। अब आप इसको ओके करेंगे और अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी लॉगिन डिटेल लिख कर आती है हेडर पे कि हमारा लॉगिन कोड क्या है, हमने लास्ट फॉर्म कब सेव किया था और कितने बजे से सेव किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पेरेंट की डिटेल भरनी है, माता पिता की डिटेल भरनी है। अगर आप पेरेंट्स हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी है। जैसे कि हमारे बहुत सारे वैल्यूएबल्स व्यूअर्स और सब्सक्राइबर पूछते हैं कि हम मदर की डिटेल भरें या फिर फादर की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप मदर या फादर किसी एक की डिटेल भर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों लोग की डिटेल भर सकते हैं, लेकिन किसी एक का भरना कंपलसरी है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट नोट लिख के आ रहा है कि टाइटल, फुल नेम, नेशनैलिटी, रेजिडेंशियल एड्रेस, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, स्टेट ऑफ रेजिडेंस, सिटी आर मैंडेटरी फॉर एटलीस्ट 1 पेरेंट। टाइटल, पूरा नाम, नेशनैलिटी, रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, किस कंट्री में निवास करते हैं, किस स्टेट में निवास करते हैं और कौन सी सिटी में निवास करते हैं, ये किसी एक पेरेंट के लिए, माता या पिता के लिए ये भरना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको भर कर दिखाता हूँ। मदर में आप टाइटल चूज़ कर लीजिए। अगर मदर अलाइव हैं तो मिसेज या मिसेस ये आपको फिल करना है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की मदर नहीं है तो उनको लेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मिसेस मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मदर का फुल नेम, यहाँ पर आपको मदर का फुल नेम भरना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम सर नेम का चक्कर नहीं है। उसके बाद उनकी नेशनैलिटी चूज़ करनी है आपको, इंडियन, अगर इंडियन है तो इंडियन, अदर है तो अदर। अब यहाँ पर पूछते हैं कि क्या आप जो है मदर के रेजिडेंशियल एड्रेस को फादर के रेजिडेंशियल एड्रेस में कॉपी करना चाहते हैं, मतलब क्या मदर और फादर एक ही एड्रेस पर रहते हैं। तो अगर आपके केस में ऐसा है कि एक ही एड्रेस पर रहते हैं तो यस कर दीजिए। अगर एड्रेस दोनों लोग के अलग अलग हों तब आप नो पर टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे केस में दोनों लोग का एड्रेस सेम है तो मैंने यस पर टिक कर दिया। अब कुछ डिटेल्स फादर वाले में एड्रेस से रिलेटेड कॉपी हो जाएंगी ऑटोमेटिक, वहाँ पर फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस हमारा इंडिया है। उसके बाद स्टेट ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पर हमारा जो स्टेट ऑफ रेजिडेंस है वो उत्तर प्रदेश है तो हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। आप अपना स्टेट सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद सिटी ऑफ रेजिडेंस, हमारा जो सिटी है वो प्रयागराज, तो मैंने प्रयागराज सेलेक्ट कर लिया। हमारा जो एड्रेस है हमारा, यहाँ पर आपको अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस फिल करना होता है। तो हम अपना एड्रेस फिल कर दे रहे हैं। अब दोस्तों आप अपना एड्रेस फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड फिल करना है। और ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं, टेलीफोन नंबर ऑफ रेजिडेंस, पर्सनल मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें मैंडेटरी नहीं होती हैं। आप चाहें तो भर सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं। ऑक्यूपेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं कर सकते। जिसमें स्टार लगा होगा रेड कलर का, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, वो चीज़ें भरनी आपको ज़रूरी हैं, तो मैं यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट में आपको फादर की डिटेल भरनी है। अगर फादर अलाइव हैं तो यहाँ पर मिस्टर, और अगर अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है तो यहाँ पर लेट सेलेक्ट करना है। तो मैंने मिस्टर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर फादर का नाम, उसके बाद दोस्तों उनकी नेशनैलिटी क्या है ये आपको चूज़ करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डिटेल्स पहले से ही भरी हुई आ रही हैं क्योंकि हमने मदर का कॉपी कर लिया था, तो ये चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप अगर आप पर्सनल मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल एड्रेस डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ऑक्यूपेशन डालना चाहें, ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्यूपेशन मतलब आप क्या काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप कहाँ पर काम करते हैं, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है तो कर दीजिए, ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है।
उसके बाद दोस्तों ये सारी डिटेल भरने के बाद हम सेव वाली बटन पर क्लिक करेंगे और अपना जो डेटा है वो सेव करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सेव हो गया है। यहाँ पर एक मैसेज लिख के आ रहा है, योर डेटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली लोकली एज वेल एज ऑन द ऑनलाइन एडमिशन सर्वर। तो दोस्तों इतना डेटा आपका एडमिशन सर्वर पर सेव हो गया। अब हम ओके क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने के लिए, अगले स्टेप पर जाने के लिए हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, हम तीसरे स्टेप पर पहुंच जाते हैं। तीसरे स्टेप में हमें केंद्रीय विद्यालय चुनने होते हैं कि हमें कौन से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय चुनने के लिए आपके पास 3 चॉइसेस अवेलेबल हैं। इनमें से कम आपको एक चॉइस फिल करना ज़रूरी है, तीनों फिल करना ज़रूरी नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, अगर आप ये चॉइस फिल करते हैं, ये चॉइस फिल करते हैं और ये मतलब तीनों चॉइस फिल करते हैं, तो ऐसा इसमें कोई प्रायोरिटी का सिस्टम नहीं है कि सबसे पहले आपको चॉइस 1 ही मिलेगा। तीनों में आपकी प्रायोरिटी सेम है। आपको जहाँ पे भी सीट रहेगी आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, आप अगर सारी कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं तो आपको तीनों में से कोई भी स्कूल मिल सकता है। इसमें प्रायोरिटी का कोई सीन नहीं है कि आप पहले पे जो भरे हैं वही पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको सेलेक्ट करना है। तो जिस भी स्टेट के केंद्रीय विद्यालय में आपको एडमिशन लेना है तो आप पहले वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश का सेलेक्ट करके दिखाया था, तो अभी मैं आपको छत्तीसगढ़ का सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने स्टेट छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब हमें छत्तीसगढ़ के जितने भी केंद्रीय विद्यालय होंगे सारे यहाँ पर लिस्ट में आ जाएंगे। तो मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ केवी दुर्ग। जैसे ही मैं केवी दुर्ग सेलेक्ट किया, इसकी डिटेल निकल कर हमारे सामने आ गई कि जो केवी दुर्ग है वो कौन सी स्कूल कैटेगरी में आता है, कौन से रीजन में आता है, उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उसकी लोकेशन अर्बन है या रूरल है, और उसको हम मैप पर कैसे देख सकते हैं। मैप पर देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके मैप पर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो केवी दुर्ग है वो सिविल सेक्टर में आता है, रायपुर रीजन में आता है। स्टेट गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करती है और जो इसका लोकेशन है ये शहरी क्षेत्र में है, अर्बन क्षेत्र में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, RTE से रिलेटेड, केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो RTE के एडमिशन होते हैं उसमें ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, तब आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं जो डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेजिडेंस, घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है, उसको मैं अगर लेस देन और इक्वल टू 5 किलोमीटर सेलेक्ट करता हूँ, तब देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कलर में मोटा मोटा लिख कर आ गया कि यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर RTE इन दिस स्कूल एज पर KVS एडमिशन गाइडलाइन। तो दोस्तों RTE की कंडीशन बस यही है, इसके लिए कोई भी अलग से फॉर्म नहीं भरा जाता। RTE की सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन यही है कि आप जिस भी केंद्रीय विद्यालय के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं वो 5 किलोमीटर के रेंज में या उससे कम के रेंज में आपके घर से उसकी दूरी होनी चाहिए। अगर 5 किलोमीटर या उससे कम के रेंज में आपके घर से केंद्रीय विद्यालय की दूरी है तो आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक RTE के तहत अप्लाई हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर में लिखकर आ गया कि आप एलिजिबल नहीं हैं RTE के तहत एडमिशन लेने के लिए इस केंद्रीय विद्यालय में। तो दोस्तों हमारा जो है 5 किलोमीटर के रेंज में है तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा जो एप्लीकेशन है वो RTE के तहत कंसीडर किया जाएगा केंद्रीय विद्यालय में। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे चूज़ करना है। तो इस सेक्शन में आप सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को चूज़ करेंगे। इस सेक्शन में आप सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को चूज़ करेंगे। जैसे बहुत सारे हमारे वैल्यूएबल यूज़र्स एंड सब्सक्राइबर्स ये पूछते हैं कि हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो हम क्या सिलेक्ट करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्राइवेट जॉब अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पर या तो नो सेलेक्ट कर दीजिए, या फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्विस कैटेगरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन्होंने, आप इसको पढ़ लीजिए
आपके हिसाब से जो एप्लीकेबल हो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इस सेक्शन को सर्विस कैटेगरी के लिए उन्होंने बताया है कि कौन से लोग किस सर्विस कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सर्विस कैटेगरी को सिलेक्ट करके दिखाया था, तो यहाँ पर मैं सर्विस कैटेगरी को सिलेक्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया। नो करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ना तो मैं सर्विस कैटेगरी 1 में आ रहा हूँ, ना तो 2 में आ रहा हूँ, ना तो 3 में, ना तो 4th में। तो हमारी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी 5 हो जाएगी, क्योंकि ना तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ना तो हम ऑटोनोमस बॉडी या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हैं, ना तो हम स्टेट के हैं, ना तो हम जो है PSU या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग स्टेट के हैं। तो इन सब को छोड़कर जो अदर होंगे, जो नॉर्मल होंगे, जैसे प्राइवेट जॉब वाले या जो जॉब नहीं करते हैं या जिनकी खुद की दुकान वगैरह है, तो वो सब कैटेगरी 5 में आएंगे। तो यहाँ पर हमने कैटेगरी 5 सिलेक्ट कर लिया है। दोस्तों अगर आप सर्विस कैटेगरी वाले हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे, और इस वीडियो के लास्ट में सजेस्टेड वीडियो में आपको वो मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अगर केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में एक प्रोविज़न होता है कि अगर कोई केंद्रीय विद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग या फिर प्रोजेक्ट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जैसे कि IIT वगैरह या फिर प्रोजेक्ट सेक्टर जैसे कि ONGC वगैरह, अगर उसके अंदर केंद्रीय विद्यालय हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग या फिर ONGC वगैरह उसको स्पॉन्सर करते हैं, तो वहाँ के लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है। उसके लिए ये सेक्शन है। अगर आप ऐसे किसी केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर रहे हैं जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो आपको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। तो मैंने ऐसा कभी सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए मेरे में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये भरने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। तो सेव करने के लिए दोस्तों आप सेव वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो मैंने सेव कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिख कर आ गया योर डेटा हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव। फिर उसके बाद दोस्तों अब हम दूसरा स्कूल चूज़ करते हैं, दूसरा केंद्रीय विद्यालय। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय चूज़ करते टाइम मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने रेजिडेंस के आसपास के ही केंद्रीय विद्यालय को सिलेक्ट करें, ताकि आपको RT के तहत भी एडमिशन मिल सके और एडमिशन के बाद भी आपको सुविधा हो। दोस्तों मैं फिर से छत्तीसगढ़ स्टेट का ही सिलेक्ट करता हूँ, आप चाहें तो अलग अलग स्टेट का भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने फिर से छत्तीसगढ़ का सिलेक्ट किया। उसके बाद इस बार मैं KVCISF भिलाई सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसकी सारी डिटेल्स आ गई कि वे कौन सा सिविल सेक्टर का है, रीजन रायपुर है, इसको CISF स्पॉन्सर कर रही है, ये अर्बन एरिया से है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर RT के तहत इन्होंने फिर पूछ लिया कि जो रेजिडेंस से दूरी है वो कितनी है। तो दोस्तों ये दूरी ज़्यादा है, तो मैंने नॉट मोर देन 5 किलोमीटर। तो दोस्तों इस केंद्रीय विद्यालय में अगर मुझे एडमिशन मिलता है तो मेरा RT के तहत नहीं कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से आपसे पूछता है कि क्या आप सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी से हैं, अगर हैं तो आप यस करिए और यहाँ से अपनी सर्विस कैटेगरी को सिलेक्ट करिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो करिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर नो कर दिया। बाकी का पूरा प्रोसेस वैसे ही है जैसे आपने पहले वाले में सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं फादर या मदर, जो भी एप्लीकेबल हो आपके हिसाब से। उसके बाद दोस्तों इसको सेव करेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर शायद से सर्विस तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है CISF। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरा सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, KV बिलासपुर।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर केवी बिलासपुर सेलेक्ट कर लिया है। ये रेलवे द्वारा स्पॉन्सर है। इसमें सारा प्रोसेस आपको पहले की तरह ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद नो करना है आपको। उसके बाद आपको अगले स्टेप। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सुविधा आपको दी जाती है इसी ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए कि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी क्या है, तो आप उसको यहीं पर जान सकते हैं कि आपकी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, डू यू नीड हेल्प सेलेक्टिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर यस करिए, तो ये आपको खुद बताएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं लिस्टेड हैं कि आप जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें नहीं पता चल पा रहा है कि हम क्या, तो हमारी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी क्या होगी। जैसे कि अगर हम बिजनेस या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं तो हमारी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी क्या होगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बताएगा कि आपकी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर या फिर बिजनेस करते हैं तो हमारी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 5 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। फिर से मैं आपको एक और सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि एक्स आर्मी करते हैं तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्विंग परमानेंट एम्प्लॉई पेरेंट। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सर्विस कैटेगरी 1 ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई है। तो सर्विस कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए आप इस हेल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि मदर या फादर सर्विस करते हैं, मदर करती हैं या फादर करते हैं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर यह भी बताना है कि पिछले 7 साल में उनका ट्रांसफ़र हुआ है। अगर हुआ है तो यहाँ पर ट्रांसफ़र की सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, और अगर नहीं हुआ है तो आपको नो सेलेक्ट करना है। तो मैंने नो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो है सिलेक्ट हो गया है। इसी तरीके से आप तीसरा चॉइस भी फिल कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप तीनों के भी सिलेक्ट करें और अपने आसपास के रेंज के ही सिलेक्ट करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हुई हो। तो दोस्तों तीसरा सिलेक्ट करने के लिए आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं ये सिलेक्ट करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप रेडी हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, क्या आपने तीनों स्कूल चूज़ कर लिए हैं, ये सारी चीज़ें पूछेगा। उसके बाद अगर आप रेडी हैं तो आप यस पर टिक कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही यस पर क्लिक करते हैं हम अपने अगली स्टेप में पहुँच जाते हैं। हमारा जो चौथा स्टेप होता है वो होता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे हमारे वैल्यूएबल यूजर्स और सब्सक्राइबर्स को कन्फ्यूज़न था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम क्या क्या अपलोड करना होता है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट, एक बच्चे की फ़ोटो जो कि रिसेंट हो, क्लियर हो, 256 KB से कम हो और उसका जो फॉर्मेट है वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए ये, और दूसरा आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी होना चाहिए, 256 KB से कम की साइज़ होनी चाहिए, वो JPG या फिर PDF फॉर्मेट किसी में भी हो सकता है। तो यही दोनों डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको अपलोड करने हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, और यहाँ पर आपको बच्चे की फ़ोटो अपलोड करनी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या आप जो है PDF डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे या फ़ोटो या इमेज। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फ़ोटो या फिर इमेज अपलोड करूँगा। बर्थ सर्टिफिकेट, तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब हमें बच्चे की फ़ोटो को अपलोड करनी है और इसको हम अपलोड वाले बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे।
देखिए यहाँ पर मैसेज लिख के आ गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो गया। जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर ग्रीन, डबल ग्रीन का टिक लग के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वाले बॉक्स से हमें बच्चे की जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है वो अपलोड करनी है। यहाँ पर हमने फ़ोटो सेलेक्ट किया और फिर हम अपलोड वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों फाइल अपलोड हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के भी आ गया कि इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों जैसे ही इमेज अपलोड हो जाए आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का डबल टिक लग के आ गया है कि मतलब हमारी फ़ोटो अपलोड हो गई है। आप चाहें तो ये दोनों जो व्यू लिख के आ रहे हैं यहाँ पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आपने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। इससे आप श्योर हो जाएंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कुछ दूसरा अपलोड हो गया हो। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा मैं आगे स्क्रॉल करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल जानकारी है। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है, आपके बच्चे का लॉटरी में नाम आ जाता है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम पर उस केंद्रीय विद्यालय में लेकर जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी। तो जैसे कि मैंने केवी दुर्ग के लिए पहला चॉइस भरा था, तो केवी दुर्ग के लिए आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का जो ओरिजिनल कागज़ है वो लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके जानी पड़ेगी। उसके बाद प्रूफ ऑफ रेजिडेंस लेके जाना पड़ेगा। और हमने कैटेगरी सेलेक्ट किया था कि मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद मैंने सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए फॉर्म भरा है, तो एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो ये डॉक्यूमेंट हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर केवी दुर्ग में हमारे बच्चे का एडमिशन होता है, पहली चॉइस अगर हमें मिलती है, तो वहाँ पर हमें दिखाना होता है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा चॉइस हमने भरा है, मैंने 2 ही चॉइस फिल किया था। दूसरा चॉइस हमने फिल किया था केवी BMY भिलाई। तो इसके लिए देखिए दोनों में दोस्तों अलग अलग है, क्योंकि मैंने दोनों के लिए अलग अलग चॉइसेस सेलेक्ट की थी। तो यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, पासपोर्ट फ़ोटो, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट, मैं एससी सेलेक्ट किया था तो मैं एससी का दूंगा कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। उसके बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ रहा है कि सर्विस सर्टिफिकेट इन केस आप दोस्तों अगर आप सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको सर्विस से रिलेटेड सर्टिफिकेट देने होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो भी एप्लीकेबल होगा, आप जो भी एंट्रीज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करेंगे उसके बेसिस पर आपको ये लिस्ट दे देगा ऑटोमेटिक कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो आप डॉक्यूमेंट्स को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना होएं। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। ये हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप है दोस्तों। यहाँ पर हमें डिक्लेरेशन देना है। अगर आप पेरेंट्स हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिक्लेरेशन देना है और फॉर्म को फाइनली सबमिट करना है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन के तौर पर आपको बताना है कि हमने फॉर्म वगैरह अच्छे से फिल कर दिए हैं, सारी जानकारी जो है सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर इन केस कुछ गलत पाया जाता है तो हमारे बच्चे का जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। उसके बाद इस बॉक्स पर आप सही का टिक कर दीजिए। उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज लिख के आ गया, योर डाटा हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली लोकली एज वेल एज ऑन द ऑनलाइन एडमिशन सर्वर। दोस्तों आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला स्टेप होगा, हम जो है फॉर्म का प्रीव्यू लेके देखेंगे कि हमने जो कुछ भी भरा है वो सही सही भरा है या उसमें कुछ गलती रह गई है। दोस्तों फाइनल सबमिट करने से पहले अगर कोई गलती रह गई है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं प्रीवियस में जाकर। अगर एक बार आप फाइनल सबमिट कर दिए तो जो एंट्रीज़ गलत हैं वो गलत ही रह जाएंगी, हो सकता है आपको एडमिशन में दिक्कत हो। तो इसके लिए प्रीव्यू लेके आप अच्छे से देख लीजिए। तो प्रीव्यू हम लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म का प्रीव्यू आ गया है। इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपने सारा कुछ सही से भरा है या नहीं।
उसके बाद दोस्तों बैक आते हैं। दोस्तों जैसे ही बैक आएंगे तो आप देख सकते हैं कि सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो ऑप्शन था वो इनेबल हो गया। अब आप इस पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछेगा कि क्या आप सच में फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, आपने सारा कुछ देख लिया, तो आप यहाँ पर यस सबमिट इस पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों हमारे फ़ोन नंबर पर एक OTP आता है जब हम फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं, ये सिक्योरिटी पर्पज़ से आता है। तो आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हमने जो फ़ोन नंबर दिया था उस पर OTP आ गया है। यहाँ पर हम OTP डालेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे और अपने फॉर्म को फाइनली सबमिट करेंगे। उसके बाद दोस्तों वेरीफाई OTP पर दबाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मैसेज लिखकर आ गया कि यू सक्सेसफुली सबमिटेड योर फॉर्म। आपके बच्चे का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो गया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई, एप्लीकेशन सबमिशन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाता है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी जाता है। इसको आप बहुत संभाल कर रखिएगा, लॉगिन कोड और एप्लीकेशन सबमिशन नंबर, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर कम्युनिकेशन जो भी होंगे इसी के थ्रू होंगे। आप चाहें तो यहाँ पर व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देख सकते हैं और उसका प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं कि आपने जो कुछ भी भरा है वो क्या भरा है, ताकि एडमिशन के टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन से ही फॉर्म को सक्सेसफुली भर सकते हैं। कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्क है बाहर जाने में, तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने स्मार्टफोन से खुद से ही अपने बच्चे का फॉर्म भरें, अपना फ़ोन नंबर इस्तेमाल करें, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इस्तेमाल करें, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों आगे मैं कई वीडियोस लेकर आने वाला हूं, जैसे कि RTE के लिए कैसे अप्लाई करना है, सिंगल गर्ल चाइल्ड में ट्विन गर्ल्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। सिंगल गर्ल चाइल्ड का तो मैंने इसी में बता दिया कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आगे भी मैं आपको बहुत सारी वीडियोस इसी तरीके से लेके आता रहूँगा। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल बटन, ताकि कोई भी स्कूल एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।